जोहार दोस्तों। मैं प्रेम कुमार मंडल आप सभी का स्वागत करता हूं स्टडी फॉर गोल्स में। दोस्तों, जैसा कि मैंने पहला क्लास में आधुनिक भारत स्टार्ट किया था, आप सभी को पता है कि जेपीसी मेंस में पेपर थर्ड में हिस्ट्री और ज्योग्राफी के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। उसमें मैंने ये भी बताया था कि क्वेश्चन पैटर्न जो होता है वो 10 क्वेश्चन जो है ऑब्जेक्टिव होते हैं, और बाद बाकी 4 क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो आपका सब्जेक्टिव होते हैं। और उसमें ये भी मैंने बता दिया था कि पहला सेक्शन में एंशियन हिस्ट्री से क्वेश्चंस रहेंगे, सेकंड में मेडिवल हिस्ट्री से, थर्ड में मॉडर्न हिस्ट्री से, और एक क्वेश्चन जो होगा वो झारखंड हिस्ट्री से होगा। दोस्तों, आप सभी को मालूम है कि आधुनिक भारत हमारा 16वीं शताब्दी से शुरू करते हैं और हम लोग अपना आज़ादी प्राप्ति तक उनको पढ़ाई उसमें पढ़ते हैं। दोस्तों, तो काफ़ी लंबा पीरियड है। तो फर्स्ट क्लास में मैंने आप सभी को ये जानकारी दी थी कि यूरोपीय देशों ने बेसिकली हमारे भारत से व्यापार करने के लिए किस तरीके से रास्ता को ढूंढा, समुद्री रास्ता को ढूंढा। और साथ में ये हमें पता चला कि सबसे पहला वह कौन सा देश था जो यूरोप से भारत की यात्रा किया था। और साथ में हमने ये भी देखा कि उन लोगों का भारत के साथ व्यापार करना इतना क्यों ज़रूरी था। तो आज का क्लास दोस्तों उसके आगे से मैं शुरू करूँगा। मुझे लगता है कि मैंने लास्ट क्लास में फर्स्ट क्लास जो हुआ था उसमें मैं आपको पुर्तगालियों का आगमन और उसके प्रभाव को मैंने बताया था। अभी हम लोग उसके आगे का सेक्शन देखेंगे। हम लोग देखेंगे कि आखिर पुर्तगाली जो भारत आए फिर धीरे धीरे उनका पतन क्यों होना शुरू हो गया। मैंने आपको क्वेश्चन सेट भी बताया था कि मेंस में किस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप ध्यान देंगे तो मैंने जो सारे एक्सप्लेनेशन दिए हैं आपको, वो आपका आंसर राइटिंग में काफ़ी मददगार होगा, क्योंकि मैंने सारे डेट वाइज यानी कि ईयर जो है मैंने जो भी घटनाएं घटी है उसको मैंने विस्तार रूप में आपको बताया है। अगर वीडियो को आप एक बार देखे हैं तो आपको मुझे पूरा पूरा यकीन है कि आप आंसर राइटिंग करने में चूकेंगे नहीं, और आप बहुत अच्छा मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मैंने ये सब सारे बता दिए थे कि पहला जो देश था वो पुर्तगाल था। फिर लास्ट में जो है दोस्तों, सबसे लास्ट में देखिए कौन सा देश भारत में आया था। 1731 में आया था स्वीडिश, है ना, स्वीडिश आया था दोस्तों। देखिए दोस्तों, मैं स्टूडियो में नहीं हूँ, इसलिए मैं जो है पेन टैब सॉरी टैबलेट से मैं आप वीडियो बना रहा हूँ। और आपको मुझे लगता है कि यह वीडियो भी मेरा जो है आपको पसंद आएगा, और आपको पढ़ाई करने में बहुत मदद मिलेगी। ठीक है। और अगर कुछ भी कमी हो जाती है तो आप कमेंट कीजिए, हम उसको सुधार करने का कोशिश करेंगे। और साथ में सारे मटेरियल्स आपको प्रोवाइड भी करा देंगे दोस्तों। ठीक है। तो देखिए, हम लोगों ने फर्स्ट क्लास में ये पुर्तगालियों का विकास एवं पतन, ये यहाँ पर हमने शायद शुरू किया था। और हाँ, ये सारे मैंने बताया था कि 1510 ईस्वी में गोवा में आया था पुर्तगाली। ठीक है। नीनो डी कुन्हो के बारे में मैंने बताया था। अब देखिए दोस्तों, यहाँ से बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ पुर्तगालियों के बाद जो सेक्शन शुरू होगा दोस्तों वो ईस्ट इंडिया कंपनी की सारी बातें मैं बताऊंगा। और ईस्ट इंडिया कंपनी से क्वेश्चंस आते ही आते हैं कि ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से भारत में आए, और उनका आगमन के बाद जो है अदर जो भी विदेशी थे उन लोगों का स्थिति किस तरीके से खराब होना शुरू हुआ, और पूरा व्यापार पर जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार हो गया, और धीरे धीरे वो हमारे देश के राजनीति में भी प्रवेश कर गया, और हमें धीरे धीरे गुलाम बनाते चला गया दोस्तों। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन होगा। आप ध्यान से देखेंगे और मुझे सुनेंगे तो पूरा पूरा यकीन है कि आपको आंसर राइटिंग आप बहुत अच्छे से कर सकेंगे। मुझे बहुत यकीन है दोस्तों, क्योंकि मैंने जो नोट्स बनाए हैं वो काफ़ी मेहनत करके बनाए हैं। काफ़ी सारे बुक्स को पढ़ने के बाद जो है मुझे हर डेट में क्या क्या हुआ था ये मुझे मिल गया दोस्तों। ठीक है। तो आप देखिए, ध्यान दीजिए।
पुर्तगालियों का नीतियाँ क्या-क्या थी जिससे भारत में उन लोगों ने अपना प्रसार कर पाया और जगह-जगह व्यापारिक केंद्र खोल पाए। तो देखिए दोस्तों, उसने सबसे पहले पॉलिसी जो लाई थी वो लाई थी 3G पॉलिसी। 3G पॉलिसी मतलब क्या होता है दोस्तों? 3G पॉलिसी का मतलब होता है गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी, ठीक है? गॉड, गोल्ड एंड ग्लोरी। तो देखिए दोस्तों, वो पुर्तगाली जो है अपना धर्म का ही प्रचार प्रसार करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने गॉड का भी ध्यान रखा। और उन्हीं के काल में 1542 ईस्वी में सेंट जेवियर संगठन जो थी वो हमारे देश में आई थी दोस्तों, और गोवा में प्रवेश किया था, ठीक है। और ये भी मैंने बताया था कि गोल्ड जो है यूरोप कंट्री में नहीं पाया जाता था, इसलिए हमारे देश से वो व्यापार करके ले जाना चाहते थे। और दूसरा क्या, वो सम्मान पाना चाहते थे पूरे वर्ल्ड में, ग्लोरी, और यानी कि अपने आप को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा उठाना चाहते थे, ठीक है। फिर नेक्स्ट जो है दोस्तों, वो हम देखेंगे कि उन्होंने कई सारे भारत में ऐसे कुप्रथाएं थी जिनको ख़त्म करने का भी कोशिश किया था। आप लोगों को पता होगा कि अल्बुकर्क जो थे, जो दूसरे यानी जिसको वास्तविक संस्थापक माना जाता है पुर्तगालियों का, अल्बुकर्क को, है ना, वो क्या थे, कृष्ण देव राय के बहुत अच्छे फ्रेंड थे दोस्तों, ठीक है। इनकी दोस्ती इससे क्या हुआ कि हमारे देश में उस टाइम भी सती प्रथा थी, है ना, तो उस सती प्रथा को ख़त्म करने का कोशिश किया गया था। लेकिन आपको पता है कि बाद में राजा राम मोहन राय के समय में सती प्रथा का अंत नहीं हुआ था, लेकिन उससे रिलेटेड जो भी कानून बनने चाहिए थे वो बने थे दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट क्या है कि इनकी सबसे मजबूत पॉलिसी जो थी ना, वो ये पॉलिसी थी कि भारतीय महिला से शादी करना वो लोग सीख गए थे कि भारत महिलाओं से शादी करेंगे और हम लोग यहाँ का दामाद बन जाएंगे। और आप सभी को पता है कि दामाद का कितना मान सम्मान होता है। तो हमारे देश की तो ये प्रथा ही रही है, ये हमारी परंपरा रही है कि हम अपने दामाद का खूब स्वागत करेंगे, ठीक है। उनको कुछ भी कष्ट नहीं होने देंगे। और ये पॉलिसी इन लोगों ने अपनाया, और इस तरीके से एंग्लो इंडियन का जन्म हुआ दोस्तों। किस चीज़ का जन्म हुआ? एंग्लो इंडियन। आपको पता है ना एंग्लो इंडियन मतलब क्या होता है? कि एक इंडियन में कोई भी होगा, या फिर महिला होगा या फिर पुरुष होगा, और एक क्या होगा, विदेशी होगा, या फिर पुरुष होगा या फिर महिला होगा, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एंग्लो इंडियन बोलेंगे दोस्तों। और आपको पता है गोवा में सबसे ज़्यादा एंग्लो इंडियन थे, है ना, क्योंकि पुर्तगाली जो है 1961 में, है ना, भारत छोड़कर चला गया था। भारत छोड़ के गया नहीं था, बल्कि उसे क्या किया गया था, हमारी सरकार के द्वारा उसको भगाया गया था दोस्तों। शायद मैं फर्स्ट वीडियो में 1761 बता दिया था, तो उसको सुधार लेंगे, 1961 होगा, ठीक है, 1961 होगा, है ना। पुर्तगाली जो है 1961 सबसे लास्ट में भारत से छोड़ के चले गए थे दोस्तों, ठीक है, सबसे लास्ट में गए थे। नेक्स्ट क्या है कि 1556 ईस्वी में पुर्तगालियों ने हमारे देश में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना करी थी, ठीक है। आप नाम सुने होंगे प्रिंसेप जी का, है ना। उन्होंने प्रिंटिंग प्रेस जो है गोवा में 1556 ईस्वी में, कितने में दोस्तों? 1556 ईस्वी में, 1556 ईस्वी में खोले थे। ये थोड़ा सा होगा दिक्कत अभी। 1556 में क्या किया था दोस्तों? 1556 ईस्वी में पहला प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना गोवा में पुर्तगालियों ने किया था, ठीक है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे कि कृषि के क्षेत्र में भी इनका काफ़ी ज़्यादा योगदान रहा है। कृषि के क्षेत्र में भी पुर्तगालियों का बहुत ज़्यादा ही योगदान रहा है। इन्होंने हमारे देश को क्या क्या दिया? देखिए दोस्तों, एक बहुत ही ख़राब चीज़ दिया है। देखिए सबसे पहला चीज़ मैंने जो लिखा है वो क्या है? तंबाकू। दूसरा क्या है? दूसरा क्या है दोस्तों? आलू। फिर क्या है? पपीता, ठीक है। फिर बादाम। तो ये सब चीज़ें जो है, देखिए, और एक बहुत अच्छा चीज़ दिया है, काजू। और देखिए मक्का। आपको पता है कि मक्का की खेती जो है सबसे ज़्यादा अमेरिका में होती है, और हमारे देश में कहाँ होती है? आप लोग कमेंट करके बताएंगे दोस्तों, ठीक है। अब देखिए, तो ये सब पॉलिसी जो थी पुर्तगालियों की ऐसी पॉलिसी थी जिसके वजह से जो है हमारे देश में उसको स्थापित होने में मदद मिली। अब आगे देखिए, आगे क्या क्या हुआ। आगे हम लोग देखते हैं कि इनकी एक विस्तार नीति जो थी उसमें हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या देखते हैं? वो साम्राज्यवादी नहीं थे। वो क्या नहीं थे दोस्तों?
वो साम्राज्यवादी नहीं थे। तो वो क्या थे? वो केवल और केवल व्यापार के क्षेत्रों में अपना अधिकार चाहते थे। केवल व्यापार के क्षेत्रों में अपना अधिकार स्थापित करना चाहते थे। ठीक है दोस्तों, इसीलिए इनका हम लोग देखेंगे कि ज़्यादातर जो व्यापारिक केंद्र थे वो पश्चिमी घाट में या फिर पूर्वी घाट में और बंगाल के क्षेत्र में थे। ठीक है, लेकिन हम लोग ये भी जानते हैं कि इन लोगों ने क्या किया था। इन लोगों ने 1500 से लेके है ना 1600 तक तो एक छत्र राज किया था पूरे एशिया में। ठीक है, दक्षिण एशिया में एक छत्र राज किया था 1500 से 1600 ईस्वी में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या क्या इन लोगों की क्या नीतियाँ, विस्तार नीति क्या थी। तो देखिए दोस्तों, 16वीं शताब्दी के उत्तरार्ध यानी कि अंत में है ना, यानी कि जब 1700 ईस्वी आने वाला है उस समय 1700 ईस्वी में जो है के आसपास इनका जो साम्राज्य था ना, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है ना, मैंने लिखा है कि ये फारस फारस आज का ईरान है। और इंडोनेशिया, इंडोनेशिया तो आप सभी जानते हैं उस समय इंडोनेशिया में ही सबसे ज़्यादा स्पाइस आइलैंड थे। स्पाइस द्वीप जो थे वो इंडोनेशिया के क्षेत्रों में थे। तो उन क्षेत्रों तक ये फैला हुआ था। पुर्तगाली लोग उस क्षेत्रों तक फैले हुए थे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं क्या है कि देखिए उस समय जब कोई भी देश इतना लंबी समुद्री यात्रा नहीं कर पा रहे थे, तब इन लोगों ने भारत तक आ गए थे और भारत की खोज करके अपनी व्यापारिक केंद्र भी कई सारे खोले थे। तो इनकी नौसेना जो थी ना, नौसेना वो काफ़ी अच्छी थी, है ना, वो माहिर थे बंदरगाहों की रक्षा करने में। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है। नेक्स्ट है कि दक्षिण में मुगलों का अधिकार नहीं था उस टाइम। आपको पता है ना कि मैं ये कब का बात कर रहा हूँ ये मैं बात कर रहा हूँ 1600 ईस्वी की बात कर रहा हूँ। ठीक है, 1600 ईस्वी में, वो भी क्या आपको पता है 1498 में, फिर 1505 में, फिर 1509 में, है ना। उसके बाद फिर इन लोगों का जो है आधिपत्य जो है भारत में होना शुरू हुआ था। तो आप 1600 ईस्वी के उत्तरार्ध में अगर देख लेंगे, मतलब 1700 ईस्वी शुरू होने वाला है। तो उस समय क्या था कि जहांगीर, और बेसिकली जहांगीर और शाहजहां का बात कर रहे हैं। तो उस समय भी इन लोगों का जो है मुगलों का दक्षिण भारत में थोड़ा सा औरंगजेब के टाइम पे सबसे ज़्यादा हुआ था। बट जहांगीर हो गया, अकबर हो गया, इन लोगों का बहुत ज़्यादा आधिपत्य जो है दक्षिण भारत एकदम दक्षिण तक नहीं गया था। और इसके पहले तो बिल्कुल नहीं था। तो उनका जो विस्तार करने में पुर्तगालियों को शुरू में, यानी कि 1505 से 1500, आप समझ लीजिए कि 1526 में, तो आपको पता है कि पानीपत की पहली लड़ाई हुई थी, उसके बाद बाबर आया था, उसके बाद ही मुगलों का साम्राज्य स्थापित हो पाया था। तो उसके पहले तो कोई थे ही नहीं। और भारत में क्या था कि दक्षिण भारत के क्षेत्र में जो है छोटे छोटे राज्य बिखरे हुए थे, है ना। तो उन लोगों का जो है आपसी झगड़ों का बहुत ज़्यादा फायदा पुर्तगालियों ने उठाया था। ठीक है, और इन लोगों ने क्या किया था, और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ किया था दोस्तों, देखिए वो क्या है, ये समुद्री टैक्स। ठीक है, समुद्री टैक्स लगाया था। ये समुद्री टैक्स जो है, ये पहले पुर्तगालियों ने सबसे पहले समुद्री टैक्स लगाया था। ठीक है, आपको पता है ना, ब्लू वाटर पॉलिसी लाया था, उसी के तहत इन लोगों ने समुद्री टैक्स लगाया था। उस टैक्स का नाम क्या था? कार्टेन। उस टैक्स का क्या नाम था? कार्टेन नाम था दोस्तों। ठीक है, ओके, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के हिसाब से आप देखेंगे तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट, पुर्तगालियों का पतन। तो देखिए दोस्तों, अब आपको पता है कि पुर्तगाली सबसे पहले आए, है ना। उसके बाद उस समय क्या होता कि भारत में अरब देश से व्यापारी आते थे, और फिर तुर्क देशों से आते थे, मिस्र से आते थे। तो इन सब व्यापारियों को काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ। और पुर्तगाली लोग क्या करते थे कि रास्ते से इन लोगों का माल जो है ना लूट लिया करते थे। इन लोगों का माल क्या करते थे? लूट लिया करते थे, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होने लगी। ठीक है, तो इससे क्या हुआ, पुर्तगालियों का काफ़ी ज़्यादा दुश्मन भी बन गए, है ना, काफ़ी ज़्यादा दुश्मन भी बन गए। अब क्या होता है, धीरे धीरे बहुत सारी कंपनियां यूरोप से भी आने लगता है। आपको पता है ना, 1600 ईस्वी जैसे ही शुरू होता है ना, 1600 ईस्वी जैसे ही शुरू होता है,
तो जैसे 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो जाती है, ठीक है। फिर डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 ईस्वी में हो जाती है। डेनिश 1616 में आ जाती है, ठीक है। आपको पता है आगे फिर 1664 में आएगा फ्रांस, और फिर आएगा आपका स्वीडिश, ठीक है। तो ये सारी कंपनियां धीरे धीरे जो आने लगती है, उससे भी क्या होता है, पुर्तगालियों का एकाधिकार जो व्यापार में था वो कम होने लगता है, ठीक है, वो कम होने लगता है। और फिर ये क्या थे, असहिष्णु धार्मिक प्रवृत्ति के लोग थे। इन लोगों ने क्या किया ना कि हमारे देश की सभ्यता संस्कृति को मानने वाले लोगों को, है ना, जो अपने धर्म का रक्षा नहीं कर पा रहे थे, उनको जबरदस्ती ईसाई बनाते थे, ठीक है। जैसे आपको पता है ना कि उन लोगों ने क्या किया ना, भारतीय महिलाओं से शादी भी करना स्टार्ट कर दिया था। तो ये क्या पॉलिसी थी, ये एक्चुअल में यही पॉलिसी तो थी कि भाई आप हमारे धर्म को मानो, हमारे गॉड को मानो। 3G पॉलिसी में आपने देखा भी, वो 3G पॉलिसी के अकॉर्डिंग क्या था कि हमारे गॉड को मानो आप, हमारा गॉड जो है वो सर्वश्रेष्ठ है, ये उनका कहना था। तो इस नीति ने भी क्या किया, हमारे देश में जो भी लोग थे और अलग अलग धर्म को मानने वाले लोग थे, उन लोगों के चेतना को क्या पहुंचा, चोट पहुंचा, ठीक है। तो इससे भी उनके काफ़ी ज़्यादा दुश्मन बन गए। फिर क्या, शाहजहाँ 1632 ईस्वी में आपको पता है कि ये 1605 ईस्वी में तो शाहजहाँ आ गए थे, है ना। अकबर की मृत्यु 1605 में हो जाती है, उसके बाद शाहजहाँ आ गए। तो शाहजहाँ जो है 1632 ईस्वी में क्या हुआ था, हुगली को जो है पुर्तगालियों से छीन लिया था, ठीक है। और हुगली में भी वो काफ़ी लूटपाट करते थे, वो इसलिए शाहजहाँ क्या किया, उन लोगों को वहाँ से हटा दिया, हुगली से हटा दिया। हुगली आपको पता है बंगाल के क्षेत्र में, कहाँ पर है दोस्तों, बंगाल में। हुगली बंगाल में है, ठीक है, बंगाल में है। फिर आगे क्या हुआ, आगे औरंगजेब जो है वो आ गए। शाहजहाँ के बाद कौन आएंगे, औरंगजेब आएंगे। तो औरंगजेब जो है चितगांव, चितगांव आज का बांग्लादेश में दोस्तों, है ना, चट्टगांव जिसको आजकल बोलने लगे हैं, चितगांव, उन वहाँ पर भी पुर्तगालियों को कंट्रोल कर लिया, है ना, वहाँ पर भी पुर्तगालियों को कंट्रोल कर लिया। फिर क्या था कि पुर्तगाल जो है काफ़ी छोटा देश था। आज के डेट में अगर आप यूरोप में देखेंगे तो आज भी पुर्तगाल काफ़ी छोटा देश है। वैसे यूरोप पूरा छोटे छोटे कंट्रियों में से ही बना हुआ है, ठीक है। तो वो काफ़ी ज़्यादा छोटा देश है और उसकी जनसंख्या भी काफ़ी कम है, उसके पास सैनिक भी बहुत कम है। तो आप ही सोचो ना, वो किस तरीके से भारत में पूरा राज कर पाएगा, या फिर अपना जो व्यापारी केंद्र है, अगर भारतीयों का सहारा नहीं ले तो किस तरीके से वो उसका सुरक्षा कर पाएगा, नहीं कर पाएगा ना। तो इन सब रीजनों से क्या हुआ, पुर्तगालियों का धीरे धीरे पतन होना शुरू हो गया, ठीक है। और उनका विस्तार भी ज़्यादा नहीं हो पाया, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद क्या हुआ ना, जब 1600 ईस्वी में अंग्रेज आ गए तो अंग्रेजों ने क्या किया ना, उन अपना नाविक शक्ति, नौसेना जो थे, अपनी नौसेना जो थी, नेवी जो थी, अंग्रेजों का जो नेवी था, है ना, वो उन काफ़ी मजबूत हो गया। अंग्रेजों का नेवी काफ़ी ज़्यादा मजबूत हो गया, वो भी पुर्तगालियों से ही ज़्यादा मजबूत हो गया। इसीलिए क्या हुआ ना, जब भी लड़ाई हुआ पुर्तगालियों और अंग्रेजों के बीच तो हमेशा अंग्रेज जीत गए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, 1622 ईस्वी में, ये देखिए दोस्तों, ये एक्चुअल में 1662 होगा, ओके, 1662 होगा, 1662 होगा। 1662 में चार्ल्स द्वितीय, है ना, इंग्लैंड के राजा थे चार्ल्स द्वितीय, और पुर्तगालियों का जो राजकुमारी थी वो कैथरीन थी। कैथरीन की शादी जो है चार्ल्स द्वितीय से होती है। तो पुर्तगाली क्या करते हैं, बम्बई को दहेज के रूप में उस टाइम, यानी कि जो भी बोलिए दहेज ही बोल सकते हैं, दहेज के फॉर्म में क्या हुआ, चार्ल्स द्वितीय को दे दिया। और फिर चार्ल्स द्वितीय ने क्या किया, उस क्षेत्र को, बम्बई का क्षेत्र को 1668 में, कब दोस्तों, 1668 में, ये किसको दे दिया, वो ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया लीज पे, ठीक है। 10 पाउंड प्रति वर्ष 10 पाउंड लेते थे और उसको कंपनी को दे दिए, ठीक है। इस तरीके से पूरा मुंबई में जो पुर्तगाली पहले किलाबंदी किए थे उसको हटाना पड़ा। अब जो है, अब कौन आ गए, अब अंग्रेज आ गए। फिर नेक्स्ट क्या होता है, बाद में क्या हुआ कि इंडोनेशिया, इंडोनेशिया आपको बताया ना, स्पाइस गार्डन सबसे ज़्यादा उधर था, और पुर्तगाली लोग भी उधर ही ज़्यादा नज़र लगा के बैठे हुए थे। तो वहाँ पर क्या हुआ, इंडोनेशिया द्वीपों में भी जब डच आए
ईस्वी में, है ना, कंपनी बनाकर, तो सबसे ज़्यादा डच लोग भी क्या किए ना, पूर्वी एशिया में चले गए, यानी इंडोनेशिया वाले, मलाया वाले इलाके में चले गए और उधर से व्यापार करना शुरू किया था, है ना। उन लोगों का ज़्यादा ध्यान जो है भारत पे नहीं था, ज़्यादा ध्यान डचों का जो था वो इंडोनेशिया क्षेत्र में था। और वहाँ पर क्या हुआ, पुर्तगालियों को खदेड़ खदेड़ कर भगा दिया, ठीक है। तो इस तरीके से क्या हो गया, पुर्तगालियों का एरिया जो है धीरे धीरे छोटा होता चला गया। फिर क्या हो गया, एकदम लास्ट में हम देखते हैं कि पुर्तगाली केवल जो है 2-3 जगह में ही बच गए। एक तो गोवा में, फिर आप जानते हैं दमन और दीव, ये आज के डेट में केंद्र शासित प्रदेश है। और गोवा जो है आपका हमारा देश का एक राज्य है, उसकी राजधानी कहाँ है, पणजी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख रहे हैं कि 1961 में सबसे लास्ट में जो है पुर्तगाली जो है गोवा छोड़कर जाते हैं, है ना। तो ये दोस्तों पुर्तगालियों के बारे में मैंने पूरी पूरी जानकारी आपको दे दी। और अगर मेंस में ऐसा क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि भारत में आने वाले पहले यूरोपीय देश कौन थे, तो मुझे लगता है कि आपको, और फिर उसमें और क्वेश्चन ऐड कर दे कि इनका विस्तार और इनके पतन के कारणों को क्या करें, चर्चा करें, तो आप आराम से इन चीज़ों को लिख सकते हैं, ठीक है। दोस्तों अगर आपको मेरा पढ़ाना अच्छा लग रहा है, आपको लगता है कि मैं आपको सही जानकारी दे रहा हूँ, तो आप हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबा लीजिए। मैं आपका विश्वास तोड़ूंगा नहीं, और मैं वादा करता हूँ कि मैं रेगुलरली आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगा। और जेपीएससी मेंस का डेट आने से पहले मैं आपको हिस्ट्री पूरा पूरा पढ़ा के दे दूँगा दोस्तों। आप स्टडी फॉर गोल्स के साथ जुड़े रहिए, आप इनके टेलीग्राम चैनल में भी जाइए। आपको पता है कि वहाँ पर आज के समय में 15,000 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं, और रंजीत सर भी अपना खोटा का क्लास शुरू करेंगे दोस्तों, ठीक है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत अच्छे अच्छे मटेरियल प्रोवाइड कराऊंगा, और साथ में जो भी पढ़ाएंगे उसका पीडीएफ भी आपको मुहैया कराया जाएगा दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे देख चलते हैं, आगे क्या है। देखिए दोस्तों, आगे जो आते हैं वो है डच, है ना। डच जो है आपको, देखिए एक्चुअल में क्या है कि डच व्यापारी जो आए थे वो इंडिया होते हुए इंडोनेशिया चले गए थे, ठीक है। लेकिन देखिए कहीं कहीं पर आपको लिखा हुआ रहेगा कि पहले पुर्तगाली तो आए, है ना, पहले पुर्तगाली तो आए, लेकिन उसके बाद आपको कहीं कहीं लिखा हुआ रहेगा कि डच इंडिया आए। लेकिन डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो हुई थी वो एक्चुअल में 1602 ईस्वी में हुई थी। यहाँ देखिए मैंने मेंशन कर रखा है कि पहला डच यात्री, है ना, कार्नेलिस डी हॉटमैन जो थे वो 1596 ईस्वी में भारत होते हुए पूर्व सुमात्रा चले गए, ठीक है। तो कहीं कहीं ये भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग आप देखेंगे तो और या फिर विपिन चंद्रा जी के किताब में आप देखेंगे तो क्या है दोस्तों, ये इस चीज़ का मेंशन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन कंपनी के हिसाब से देखा जाए तो पहले ईस्ट इंडिया कंपनी बनी और वो पहले आए, उसके बाद डच ईस्ट इंडिया कंपनी आई, ठीक है दोस्तों। तो आपको जो क्वेश्चन पूछा जाता है सीरियल वाइज, उसमें कंपनी को ही पूछा जाता है। तो आप पहले क्या करेंगे, पहले पुर्तगाल होगा, फिर आपको आपको इंग्लिश लिखना पड़ेगा, यानी कि अंग्रेज लोग पहले आए, ठीक है। उसके बाद डच आए, तब फिर डेनिस आए, तब फिर फ्रांसिस आए, और फिर लास्ट में जो है स्वीडिश लोग आए थे, ठीक है दोस्तों। तो कन्फ्यूजन नहीं होगा इसमें, अब क्लियर मैंने कर दिया, ओके। तो ठीक है आगे बढ़ते हैं। आगे क्या हुआ, 1605 ईस्वी में डच लोगों ने, आज देखिए डच जो है ना, अगर किसी को कन्फ्यूजन हो रहा है तो आप सभी को पता है, आप लोग फुटबॉल अगर देखते होंगे वर्ल्ड कप, तो उसमें नीदरलैंड होता है, नीदरलैंड, ठीक है, या फिर हॉलैंड। तो ये सब ऑरेंज वाला कपड़ा पहनते हैं, देखेंगे क्रिकेट भी आजकल खेलने लगे हैं और बहुत अच्छे खेलने लगे हैं। तो उन्हीं को डच बोला जाता था उस टाइम, ठीक है, उन्हीं को डच बोला जाता था। तो देखिए सबसे पहले व्यापारी कोठी, है ना, जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं ऑब्जेक्टिव पॉइंट फॉर्म के लिए, और साथ में आपको मेंस में भी ये सब बातें लिखनी चाहिए।
तो वो पॉइंट हाईलाइटेड मैं कर देता हूँ हमेशा, ठीक है। तो 1605 ईस्वी में दोस्तों, ठीक है, सबसे पहले जो है मछलीपट्टनम में, मसूलीपट्टनम बोलते हैं ना उसको, वहाँ पर क्या हुआ, अपना व्यापारिक कोठी डचों ने खोला था। दूसरी व्यापारिक कोठी जो है उन्होंने पुलिकट में खोला, ठीक है। ये सब देखिए आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु वाले क्षेत्र में है, ठीक है ना। फिर देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इन्होंने पुलिकट में किया था, वो क्या किया था, सोने का सिक्का जो है ना, स्वर्ण सिक्के, उसको ढालना शुरू किया था दोस्तों। और उस चीज़ का जो नाम लिखा गया था, उस चीज़ का जो नाम इन्होंने रखा था, उस चीज़ का नाम था पेगोडा। क्या नाम था दोस्तों? पेगोडा। उस चीज़ का नाम था पेगोडा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं, देखिए फिर आगे क्या हुआ कि पुर्तगालियों को डचों ने क्या किया, मलय मलय जलडमरू मध्य, ठीक है, मलेशिया वाला है ना, वो जलडमरू मध्य वहाँ से हटा दिया, और इंडोनेशिया द्वीपों से भी खदेड़ खदेड़ के भगा दिया। ये मैंने पहले भी बताया था। फिर क्या हुआ, 1623 ईस्वी में अंग्रेजों को हराया, और 1668 में, कब दोस्तों, 1668 में, ठीक है, 1623 में अंग्रेजों को हराया, और 1658 में श्रीलंका को पुर्तगालियों से जीत लिया, श्रीलंका को पुर्तगालियों से जीत लिया, ठीक है। तो ये था डचों की कहानी कि किस तरीके से उन्होंने भारत और श्रीलंका और इंडोनेशिया पे अपना व्यापारिक केंद्र खोले, और सभी को वहाँ से मार मार के खदेड़ खदेड़ के भगा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे क्या मैंने बताया है, देखिए ये रहा हमारा प्यारा भारत। मानचित्र को देखकर ऐसा कुछ मत सोचिएगा, बस वन हैंड में बनाया हूँ तो ऐसे ही बना। तो इसमें मैंने क्या रिप्रेजेंट किया दोस्तों, इसमें मैंने ये रिप्रेजेंट करने का कोशिश किया हूँ कि डच लोग जो है कहाँ कहाँ पर फैले हुए थे। और थोड़ा छोटा कर दूँ तो ज़्यादा अच्छा लगेगा, देखिए ये रहा, ठीक है। डच लोग जो है कहाँ कहाँ पर पूरे भारत में थे और उसके आसपास वाले इलाकों में थे, मैंने पूरा पूरा रिप्रेजेंटेशन यहाँ कर दिया। तो देखिए डच लोग जो थे सबसे पहले कहाँ पर आया दोस्तों, सबसे पहले मैंने बताया था ना, सबसे पहले मछलीपट्टनम में, देखिए मछलीपट्टनम में 1605 ईस्वी में आ गए, ठीक है। फिर कहाँ चले गए थे, उसके ऊपर चले गए वो थोड़ा, ठीक है, पुलिकट चले गए। फिर बंगाल में चिनसुरा में चले गए, ठीक है। फिर बिहार आ गए पटना में, ठीक है ना। पटना उस टाइम यानी कि बिहार का क्षेत्र जो है सबसे ज़्यादा क्या करते थे, अफीम का खेती करते थे ना, याद है आपको। फिर ये देखिए मुगल साम्राज्य की ओर भी चले गए, आगरा चले गए। फिर आप पश्चिमी घाट में जाएंगे तो कोचीन में अपना व्यापारिक कोठी खोला, फिर सूरत में खोला, ठीक है, फिर सूरत में खोला, फिर अहमदाबाद भी चले गए, फिर भड़ोच में भी अपना व्यापारिक कोठी खोल लिया, ठीक है। और देखिए इधर नागपत्तनम, नागपत्तनम जो है ना दोस्तों, वो मद्रास के पास है, वहाँ पर भी खोल लिए। और आपको मैंने अभी थोड़ा देर पहले ही बताया कि श्रीलंका में जो है ना, श्रीलंका में 1658 ईस्वी में पुर्तगालियों को भगा दिया। और फिर मैंने क्या बताया, फिर इंडोनेशिया इधर है, देखिए इंडोनेशिया में क्या किया, यहाँ से भी अंग्रेज़ों को भगा दिया, ठीक है। पहले पुर्तगालियों को, फिर अंग्रेज़ों से भी लड़ाई हुई, दोनों लोग भाग गए, क्लियर है। तो इस तरीके से मैं ये दर्शाने की कोशिश किया था कि पुर्तगाली जो है वो 1602 से लेकर 1759 तक कहाँ कहाँ फैले हुए थे, ये मैंने बताया, ठीक है। डच लोग पुर्तगाली बोल दिया क्या मैं, डच लोग जो है कहाँ से कहाँ तक फैले हुए थे, ये मैंने बताया। तो इसका भी एक बार अगर प्रैक्टिस कर लेंगे और क्वेश्चन पूछा जाए कि डच का विस्तार बताइए, तो अगर इस चीज़ को रिप्रेजेंट करेंगे तो आपको ज़्यादा मार्क्स मिलेगा, ठीक है, इसमें ज़्यादा मार्क्स मिलेगा आपको। तो यहाँ पर हो जाता है दो कंपनियाँ समाप्त। अब आती है हमारे देश में वो कंपनी जिस कंपनी ने हमारे देश में 200 सालों तक हमें गुलाम बना के रखा और तरह तरह की पॉलिसी लाकर हमारे देश के इकोनॉमी को बर्बाद कर दिया दोस्तों। आज अगर हमारे देश की ये स्थिति है कि हम लोग आज भी विकासशील देश कहा जाते हैं, तो इन देशों के द्वारा लूटा गया धन जो लेके गया था, अगर वो मिल जाए तो आज हम अमेरिका क्या, रसिया, सभी लोगों से काफ़ी ज़्यादा आगे होंगे दोस्तों, ठीक है। तो चलिए
कोई नहीं, जो बीत गई सो बीत गई, अब आगे बढ़ने का कोशिश करते हैं हम लोग। आज हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं, है ना, नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने काफ़ी अच्छा फॉरेन पॉलिसी तो काफ़ी अच्छा रखे हैं, और उसके रीजन से क्या होता है, कोई भी देश आज हमारे देश को छूने का कोशिश नहीं कर रहा है। ठीक है, तो देखिए, ईस्ट इंडिया कंपनी, है ना, EIC, इस कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कब पड़ा, और ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम पहले क्या था, ये आप कमेंट में मुझे बताएंगे दोस्तों। ठीक है, कमेंट में बताइए कि ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम, ईस्ट इंडिया कंपनी कब पड़ा, तो उसका पहले क्या नाम था। ठीक है, तो मैं इसका थोड़ा सा कहानी बताता हूँ दोस्तों, कि देखिए, जब जब पुर्तगाली लोग यूरोप में अपना सामान बेचते थे तो उनसे काफ़ी ज़्यादा मुनाफा होता था। पुर्तगालियों और डचों के द्वारा जो भी व्यापार होते थे, जो भी ट्रेडिंग होता था, उस ट्रेडिंग से क्या होता था, पूरे यूरोप के देश, पूरे यूरोप के लोग सामान खरीदते थे। तो इंग्लैंड के व्यापारी भी इन लोगों को देखकर, जो है ना, ट्रेडिंग को देखकर काफ़ी ज़्यादा जलन फील करने लगे। और फिर क्या हुआ, उन्होंने देखा कि जो जिन चीज़ों की सबसे सख्त ज़रूरत है, वो सारी चीज़ों का पुर्तगाली व्यापार कर रहे हैं और अकेला कर रहे हैं। तो इन लोगों ने भी देखिए, मसाला हो गया, मलमल हो गया, रेशम हो गया, सोना हो गया, मोतियाँ हो गया, दवाई हो गया, ठीक है, ये सारी चीज़ें जो है यूरोप में ले जाकर वो काफ़ी ज़्यादा कीमत पे बेचते थे, है ना, काफ़ी ज़्यादा प्राइस में बेचते थे। तो इसीलिए इन लोगों को भी लगा, है ना, इंग्लिश लोगों को भी लगा कि हमें भी भारत जाना चाहिए और इन चीज़ों का व्यापार करना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्या, 1599 ईस्वी में लंदन में क्या हो गया, बहुत सारे मर्चेंट से, है ना, तो मर्चेंट एडवेंचर्स नाम से जाने वाले कुछ व्यापारियों ने पूर्व से व्यापार करने के लिए एक कंपनी बनाई। ठीक है, यही कंपनी का नाम मैं पूछ रहा हूँ दोस्तों, जो बाद में जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी बनी। ठीक है, इसी कंपनी का नाम ईस्ट इंडिया कंपनी कर दी गई थी, है ना, उसी कंपनी का नाम पूछ रहा हूँ। ठीक है, आप कमेंट करके बताइए। नेक्स्ट क्या हुआ दोस्तों, नेक्स्ट इस कंपनी का नाम EIC रखा गया, और रानी एलिजाबेथ ने एक रॉयल चार्टर के द्वारा पूर्व से व्यापार करने का एकमात्र अधिकार दे दिया। तो आपसे अगर कोई पूछे कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में। हाँ, 31 दिसंबर 1600 ईस्वी में इसका नाम ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं थी। कब हुई ये बताइए मुझे। फिर क्या हुआ, इसका पहला जो गवर्नर बनाया गया वो थे थॉमस स्मिथ, और 217 साझेदारी थे, इसमें साझेदार थे। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ कि भारत आने वाले पहले अंग्रेज जहाज का जो नाम था वो था रेड ड्रैगन। फिर क्या हुआ कि 1608 ईस्वी में इन्होंने सूरत में सबसे पहली बार जो है व्यापारिक कोठी खोलने की कोशिश करी थी, लेकिन उसमें सफल नहीं हुए। फिर नेक्स्ट क्या हुआ, नेक्स्ट इन्होंने 1609 ईस्वी में जेम्स 1609 ईस्वी में जो है जेम्स प्रथम, उस टाइम इंग्लैंड के राजा थे जेम्स प्रथम, तो जेम्स प्रथम ने किस व्यक्ति को भेजा था जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में, 1609 ईस्वी में आपका जहांगीर के दरबार में, किसके दरबार में दोस्तों, जहांगीर के दरबार में जेम्स प्रथम ने एक राजदूत भेजा। उस राजदूत का नाम आपको बहुत अच्छे से पता है, क्या नाम था दोस्तों, उसका नाम था कैप्टन हॉकिंस। कैप्टन हॉकिंस, अरे यार क्यों नहीं बन रहा, बन जाना, ये हो गया कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस। ठीक है, कितने सारे गोल गोल बन गए। ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, साफ साफ दिखाई दे रहा है इसी तरीके से। ठीक है, कैप्टन हॉकिंस ये जहांगीर के दरबार में 1609 ईस्वी में गए, और 1612 ईस्वी तक, 1615 ईस्वी तक लगभग वहाँ पर रहे। ठीक है, तो होता क्या है, इससे इससे कैप्टन हॉकिंस जो है जहांगीर को मना लेते हैं व्यापार करने के लिए, और एक शाही फरमान जारी करवा देते हैं। उससे क्या होता है, अंग्रेजों को 400, कितने दोस्तों, 400 मनसबदारी मिल जाती है, और साथ में जागीर भी मिलती है। ठीक है,
और फिर क्या होता है, 1611 ईस्वी में मछलीपट्टनम में, कहाँ पर दोस्तों, मछलीपट्टनम में एक प्रथम व्यापारी कोठी खोलती है। ये पूर्वी तट है, ये है ना, भारत का किधर है, ये पूर्वी तट है ना, इस ओर है ना, पूर्वी तट में व्यापारी कोठी खोल लेते हैं। फिर 1613 में क्या होता है, पश्चिमी तट में पहला फैक्ट्री सूरत में खोलता है। जो फर्स्ट टाइम विफल हो गया था खोलने में, उस चीज़ को सूरत में अब कंप्लीट करेगा। ठीक है, शाही फरमान जो मिल गया था ना, और उस टाइम जो वहाँ की फैक्ट्री का जो केंद्र का जो प्रमुख व्यक्ति था, जो डायरेक्टर था, वो कौन था, थॉमस एडवर्ड थे। ठीक है, थॉमस एडवर्ड थे। ठीक है, अगर आप नोट करना चाहेंगे तो आराम से आप वीडियो को रोक दीजिएगा और नोट कर लीजिएगा दोस्तों। वैसे आपको मैंने कहा है कि पीडीएफ आपको मिल जाएगा तो मिल जाएगा, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, आपको वहाँ पर पीडीएफ इसका मिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट क्या है, अंग्रेज़ों के इन सफलताओं से पुर्तगालियों को नुकसान होना शुरू हो गया। अब जगह जगह जो है अंग्रेज घुस गए ना, अंग्रेज जो है मुगल दरबार में भी चले गए। अब उनसे क्या हो गया, उनको काफ़ी ज़्यादा नुकसान होना शुरू हो गया। पुर्तगालियों को लगा कि मुगल दरबार में जाने का मतलब है भारत के अधिकतर क्षेत्रों में व्यापार का अधिकार मिल जाना। ठीक है, तो अब क्या हुआ कि षड्यंत्र रचा और कैप्टन हॉकिंस को सबसे पहले जो है आगरा के किले से बाहर फेंकवा दिया, कैप्टन हॉकिंस को। ठीक है, फिर 1612 से लेके 1614 तक, यानी 1612 से लेके 1614 तक जो है वो अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को खूब हराया। ठीक है, बहुत सारे लड़ाइयाँ लड़े और जगह जगह में छोटे छोटे लड़ाइयाँ लड़ा, उसमें क्या हुआ, पुर्तगाली हारते चले गए। ठीक है, फिर आगे क्या हुआ, और एक महत्वपूर्ण बात होती है दोस्तों, ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से कोई भी एग्जाम दीजिए आप, जेपीएससी मेंस का दीजिए, उसमें भी 10 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। उसके बाद आप जेएसएससी सीजीएल दीजिए, आप जेपीएससी अभी सीडीपीओ का पीटी होने होने वाला है, हो जाएगी, अभी अभी डेट नहीं आई लेकिन हो जाएगी। ठीक है, तो इन सब का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप बहुत अच्छे से पढ़िए। और ये मैं जो जो पॉइंट हाईलाइट कर देता हूँ उस पॉइंट को अच्छे से याद रखिए, आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव दोनों ही बनाने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगी। ठीक है, तो चलिए आगे बताता हूँ कि 1615 में क्या होता है। 1615 में सर थॉमस रो, है ना, फिर से राजदूत बन के आएंगे मुगल दरबार में। ठीक है, और 1619 तक वो रहेंगे, 1619 तक रहेंगे। कैप्टन हॉकिंस 1612 तक ही रहेगा दोस्तों। ठीक है, मैं शायद 1615 बोल दिया था, 1612 तक रहेंगे। और 1615 में तो सर थॉमस रो आएंगे और वो 4 साल रहेंगे मुगल दरबार में। अब जो है इनको और बहुत ज़्यादा अधिकार मिलेगा, और अपना साम्राज्य में जो है ना, पूरे पूरे मुगल साम्राज्य में सर थॉमस रो के द्वारा व्यापारिक केंद्र खोलने का इजाज़त ले लिया गया। सर थॉमस रो बहुत चालाक व्यक्ति थे, इन्होंने इतने अच्छे से मुगल साम्राज्य में, है ना, उन लोगों को मदद किया और साथ में ऐसे सेवा सत्कार किए कि इसको जो है ना, सर थॉमस रो को जहांगीर जो है जागीरदार बना देता है। ठीक है, और काफ़ी पूरे पूरे मुगल साम्राज्य में, पूरा मुगल साम्राज्य सोचिए, उस टाइम भारत में बहुत बड़ा मुगल साम्राज्य था, अकबर के बाद शाह जहांगीर बने थे, तो उनको बहुत बड़ा साम्राज्य मिला था। ठीक है, तो पूरे क्षेत्र में उनको अधिकार मिल गया। नेक्स्ट क्या है, 1600, ये देखिए एक्चुअल में क्या था ना, ये बुक में जो है बार बार 1622 कर दिया था, लेकिन इसको मैंने फिर से रीचेक किया था तो 1600 मैंने पढ़ा कि 1661 में जो होता है, चार्ल्स द्वितीय और कैथरीन का शादी होती है। और उसके बाद 1662 में क्या होता है, दहेज के फॉर्म में उसको मिल जाता है बम्बई। और फिर 1668 में क्या करता है, उस मुंबई को जो है ईआईसी को 10 पाउंड के वार्षिक किराए पर दे देता है।
ये पॉइंट मैंने बताया था। तो यहाँ पर भी पढ़ना होगा ना, अंग्रेजों का ईस्ट इंडिया कंपनी का विस्तार को पढ़ रहे हैं तो ठीक है। फिर क्या होता है दोस्तों, 1632 ईस्वी में 1632 में 1632 में क्या करता है, 1632 में गोलकुंडा का सुल्तान जो था उस टाइम, ठीक है, उससे उससे जो है एक गोल्डन फरमान जारी कराता है। क्या जारी कराता है दोस्तों, गोल्डन फरमान, ठीक है। तो फरमान मतलब क्या होता है, आप सभी को पता है ना। फरमान मतलब सीधा सीधा बात है, एक आधिकारिक पत्र निकालता है जिसमें ये लिखे हुए रहते हैं कि इन लोगों को किन किन क्षेत्रों में व्यापार करना है और किस तरीके से व्यापार करना है, ठीक है, उसको क्या क्या अधिकार दिए गए हैं, ये सारी चीज़ें उसमें लिखे हुए रहेंगे, ठीक है, उसी को फरमान बोला जाता है। तो क्या होता है कि गोलकुंडा साम्राज्य में भी, है ना, 500 पेगोडा, 500 पेगोडा, पेगोडा आपको पता है ना, थोड़ा देर पहले पढ़े थे, स्वर्ण मुद्रा जो ढालने का कोशिश कर रहा था, कहाँ कर रहा था, आपको पढ़ाया था ना मैंने, पुलिकट में ना। तो वहाँ पर ये शुरू किया और धीरे धीरे क्या हो गया कि गोलकुंडा साम्राज्य में उनके जितने भी बंदरगाह थे वहाँ पर व्यापार करने का अधिकार मिल गया ईआईसी को। फिर नेक्स्ट देखिए 1639 में, 1639 में मद्रास का पट्टा मिलता है। मद्रास का पट्टा जो है 1639 में मिल जाता है। यहाँ पर देखिए जो अंग्रेज अधिकारी थे उनका नाम था फ्रांसिस डे, और जिस राजा के द्वारा मद्रास का पट्टा लिया गया था वो थे चंद्रगिरी के राजा, ठीक है। उन्होंने क्या किया, ये जो चंद्रगिरी के राजा थे उन्होंने अंग्रेजों को किलेबंदी करने का, उसका प्रशासन चलाने का, सिक्के ढालने का अनुमति दे दी है ना। और एक शर्त रखा कि आपको जो भी चुंगी कर यहाँ से प्राप्त होगा उसका आधा भाग, कितना दोस्तों, आधा भाग किसको देना पड़ेगा, राजा को देना पड़ेगा, है ना, राजा को देना पड़ेगा, तभी वो जो है मद्रास का पट्टा रख सकता है। तो ये शर्तें मंजूर हो गई अंग्रेजों को और उन्होंने मद्रास का पट्टा हासिल कर लिया। और आपको पता है यहाँ से और एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, देखिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्या, फोर्ट सेंट जॉर्ज जो किला बनाया वो कहाँ बनाया, वो बनाया आपका मद्रास में। ये क्वेश्चन भी कई जगह पूछा गया है। आप जेएसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम देंगे तो ये क्वेश्चन याद करके जाइए, ये पूछा जा सकता है आपको। तो कमेंट सेक्शन में और एक क्वेश्चन आप बताओ, फोर्ट विलियम का स्थापना कहाँ पर की गई थी, और आज के डेट में भी फोर्ट विलियम कहाँ पर है ये बताओ मुझे, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्या है, 1633 में देखिए क्या किया ना, ये उड़ीसा भी चले गए, उड़ीसा भी चले गए थे 1633 में, उड़ीसा भी चले गए थे। देखिए अब हो क्या रहा है एक्चुअल में, ये रहा आपका प्यारा भारत। इन्होंने क्या किया, सबसे पहले आपका सूरत में फैक्ट्री खोल लिए, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इन्होंने बंगाल में भी कई जगह फैक्ट्रियां खोल लिए। फिर आप देख रहे हैं कि उड़ीसा भी आ गए। फिर आप क्या देखे कि गोलकुंडा जो है उधर भी इन्होंने राज करना शुरू किया, मतलब अपना व्यापार करना शुरू किया। और फिर आपको पता है कि ये अंग्रेज के पास भी चले गए थे और उन्होंने क्या कहा, मतलब सॉरी, मुगलों के पास गए थे, मुगलों के दरबार में कैप्टन हॉकिंस और सर थॉमस रो ने क्या किया, एक फरमान जारी करवा लिया। और फिर इधर क्या हुआ था कि मुंबई में भी अधिकार कर लिया था, मिल गया था ना उसको अधिकार, मतलब मिल गया था दहेज में। तो फिर और क्या हुआ कि पूरा पूरा उत्तरी भारत में तो उसको व्यापार करने का अधिकार जारी कर ही दिया गया था मुगलों के द्वारा। अब क्या किया, ये दक्षिण भारत में मद्रास को भी ले लिया, यहाँ पर मद्रास है ना, क्या हो गया इसको, ये मद्रास है ना, यहाँ पर भी चंद्रगिरी के राजा से इसको मिल गया पट्टा में। अब देखिए ना पूरा भारत में तो ये अब व्यापार खोल लिया अपना। अब बचा कौन सा जगह, अब नॉर्थ ईस्ट की बात तो नहीं करेंगे, नॉर्थ ईस्ट तो बाद में जाएंगे, ठीक है।
लेकिन जो जो मेन इलाका था, जो सारे बंदरगाह थे, हमारे देश के इम्पोर्टेंट बंदरगाह थे, वहाँ तो वो पहुँच गए। अब आगे देखिए क्या होता है। आगे 1651 में देखिए, 1651 में क्या होता है, शाह सूजा बंगाल का शासक थे उस टाइम। शाह सूजा से व्यापारिक छूट की अनुमति ले लिया, और उस देखिए मुगल जो जारी करते थे उसको हमने क्या कहा, फरमान कहा। तो यहाँ पर भी एक फरमान ही जारी किया, उस फरमान का नाम है निशान। ठीक है। बंगाल के शासक जो थे, शाह शुजा स्वतंत्र शासक थे उस टाइम, तो उन्होंने क्या किया कि निशान जारी करवा दिया। नेक्स्ट क्या हो गया, उसके बाद धीरे धीरे वो नॉर्थ की ओर बढ़ते चले गए, पटना में, बालासोर में, ढाका में। ठीक है। इन सभी इलाकों में जो है धीरे धीरे अपना व्यापारिक केंद्र खोल लिए। अब इसको तो मैं नहीं बताऊंगा, 2-3 बार बता चुका हूँ। ठीक है। ये जो मुंबई किस तरीके से प्राप्त हुआ ना, ये 2-3 बार बता चुका हूँ, इसको नहीं बताऊंगा। अब देखिए क्या होता है। तो एक्चुअल में क्या है, जो दहेज में मुंबई को मिला, मुंबई मिला दहेज में, वो तो आपको पता है कि मुंबई जो है ना, वो 7, एक्चुअल में 7 द्वीपों से बना है दोस्तों। ठीक है। 7 द्वीपों से बना है। ठीक है। ये जो यहाँ पर मुंबई है, यहाँ पर ये जो है वो 7 द्वीपों से मुंबई एक्चुअल में बना है। ठीक है। तो वहाँ पर क्या होता है कि अगर बीच बीच में द्वीप है तो वहाँ किलाबंदी अगर कर दिया जाए तो उससे सुरक्षित जगह नहीं हो सकता, क्योंकि चारों तरफ पानी है। ठीक है। तो ये सामरिक दृष्टि से, यानी कि आज भी हम लोग जानते हैं ना, हमारे देश का इकोनॉमिक कैपिटल अगर पूछे तो वो क्या है, मुंबई है ना। तो रीज़न तो यही है ना कि शुरू से ही मुंबई इस तरीके से रहा कि वहाँ पर अंग्रेज़ों को बहुत ज़्यादा सुरक्षित महसूस होता था। ठीक है। तो सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी और सामरिक दृष्टिकोण से भी मुंबई जो है बहुत महत्वपूर्ण जगह था। तो पहला, आपको पता है ना, पहला मुख्यालय जो था अंग्रेज़ों का वो सूरत था। सूरत में पहली फैक्ट्री खोली थी। उसके बाद इसने क्या किया ना, 1668 में जब मुंबई मिल गया तो बाद में जो है मुंबई बना दिया गया। 1687 ईस्वी में, 1687 में मुंबई बना दिया गया, है ना, मुंबई को मुख्यालय बना दिया। अब फिर क्या होता है, 1664 ईस्वी में, है ना, 1664 में फ्रांसीसियों का आगमन भी हो जाता है, आपको पता है। अब यहाँ थोड़ा लड़ाई शुरू होगा। ठीक है। और फिर आपको ये भी पता है कि पश्चिम भारत में जो है, ये तो देखिए 1600 से लेके 1700 ईस्वी की बात है ना, तो मराठा साम्राज्य तो आएंगे ना। तो मराठा साम्राज्य का भी उदय हो जाता है। इससे भी अंग्रेजों को डर तो जरूर लगता है, लेकिन मराठा साम्राज्य आपको पता है कि वो मुगलों से ही लड़ते लड़ते रह गए थे और बंगाल की ओर अपना आक्रमण करते रहते थे। ठीक है। और बीच में जो है साउथ इंडिया भी चले गए थे, लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी से उसकी झड़प काफ़ी कम होती है। और वैसे भी अंग्रेज लोग इन चीज़ों से बचना चाह रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि ये ताकतवर लोग हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्या होता है, 1686 में हुगली को अंग्रेजों ने तहस नहस कर दिया। देखिए यहाँ मैं ये आपको बता दूं कि 1686 का जो कहानी है ना, ये अंग्रेजों को तो लेके डूब जाता। 1686 में हुगली को जब इन्होंने तहस नहस कर दिया, तो 1686 याद कीजिए, मुगल दरबार में कौन है सबसे क्या बोलेंगे, ऐसा राजा है जो मार काट करते रहता है ना, औरंगजेब। और औरंगजेब के समय में, औरंगजेब के राज में ही अंग्रेजों ने लूटपाट मचा दिया। औरंगजेब को आया गुस्सा और उन्होंने क्या किया, खदेड़ खदेड़ कर इन लोगों को मारा, और जितने सारे व्यापारी कोठी थे सभी से इन लोगों को भगा दिया, साथ में मुंबई को भी घेर लिया, और मछलीपट्टनम, सूरत, ठीक है, बंगाल का हर इलाके से इन लोगों को भगा दिया। अब क्या करे अंग्रेज लोग, अंग्रेज लोगों के पास सैनिक तो थे आधुनिक हथियार वाले, लेकिन औरंगजेब जानते हैं अब बहुत ज़्यादा ताकतवर था। ठीक है। बहुत ज़्यादा ताकतवर था, इसीलिए उनसे पार पाना अंग्रेज़ों को समझ में नहीं आया। उनको लगा कि अब तो हमें यहाँ से भारत छोड़ के जाना ही पड़ेगा, और इनको जाके छुपना भी पड़ा। चला गए वो बांग्लादेश वाले इलाके में, और उधर नदी के किनारे, है ना, छुप गए वो लोग।
और भी कई कई जगह में वो छुप गए। ठीक है, यानी कि अंग्रेजों को ऐसा लगा कि अभी मुगलों के सामने जाना ही नहीं। लेकिन दोस्तों, हमारे देश में ये पॉलिसी बहुत रहा है, बहुत अच्छी पॉलिसी भी है एक तरीके से, कि अपने से कमज़ोर इंसानों को हमेशा माफ़ कर दिया जाता है। अगर आप ताकतवर हो, है ना, एक कहावत सुने ना, क्षमा सोभती उस भुजंग को जिसमें विष हो गरल हो, है ना। तो क्या हुआ कि अंग्रेज लोग 1686 ईस्वी में जब हार गए, इनको लगा कि अब भारत में व्यापार करना मुश्किल है, तब इन्होंने नीति ही चेंज कर दी। ये डायरेक्ट औरंगजेब के पैरों में जाके गिर गए, है ना, औरंगजेब के पैरों में जाके गिर गए। और उनको क्या हुआ ना कि औरंगजेब भी पिघल गए, और औरंगजेब ने फिर से वो सारे क्षेत्र जो हैं जो जीते थे इन्होंने अंग्रेजों से, उन सभी क्षेत्रों को वापस लौटा दिया। और हरजाना कितना लिया? हरजाना ओनली 1 लाख, देखिए कितना है, 1,50,000, ओनली 1.5 लाख रुपया में, है ना। माफीनामा के नाम पे 1698 ईस्वी में 1.5 लाख रुपया हरजाना लेते हैं। अब आएगा दोस्तों यहाँ पर कलकत्ता की स्थापना। कलकत्ता जो है ना अभी तक बसा नहीं था, कलकत्ता अब बसेगा 1698 में। ठीक है, 1698 में क्या होता है कि 1.5 लाख रुपया हर्जाना देकर, है ना, अंग्रेजों को वो सारे अधिकार अब फिर से मिल गए। तो एक अधिकारी होता है, अंग्रेज अधिकारी, जिसका नाम होता है चार्नक, जॉब चार्नक। ठीक है, जॉब चार्नक। ठीक है, जॉब चार्नक। तो जॉब चार्नक जो है, उन्होंने 3 गांवों को, एक थे सुतानुती, एक था कालिकत्ता और एक था गोविंदपुरी, इन तीनों गांवों को जमींदारी अपने हाथों में ले ली, है ना। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, इन गांवों को डेवलप करना शुरू किया, और आज का जो कलकत्ता है इन्हीं 3 गांवों से मिलकर बना था। और लास्ट में क्या होता है दोस्तों, 1717 ईस्वी में सम्राट फर्रुखसियर से भी एक फरमान प्राप्त करता है, आपको मालूम है। फिर आगे जाएंगे तो आपको पता है कि धीरे धीरे इन लोगों ने किस तरीके से अपना विस्तार किया। फिर आता है आपका 1757 की प्लासी की लड़ाई, फिर आती है 1764 की बक्सर की लड़ाई। और ये 2 लड़ाई तो ऐसा था जिसने पूरा भारत का ही सिनेरियो चेंज कर दिया। पहले मुगल लोग दिल्ली में राज करते थे, अब इससे ये साबित हो गया इन दोनों युद्ध से कि भारत में अब जो है मुगलों का साम्राज्य खत्म हो जाएगा, अब अंग्रेज लोग ही राज करेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो बातें आपको क्लियर हो गया होगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना किस तरीके से हुई, उन लोगों ने भारत आना क्यों ज़्यादा अच्छा समझा, उसके बाद फिर इन लोगों ने किस तरीके से राजनीतिक परिवेश में भी भागीदार बने, और किस तरीके से गलती करने पर नीतियां चेंज कर लेते थे, और क्या होता था, उन्हें फिर से वही अधिकार, व्यापार करने के अधिकार मिल जाते थे। ठीक है दोस्तों, आगे देखते हैं क्या है कंपनी की नीतियां। तो मैंने क्या किया ना दोस्तों, ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन करने के बाद आपको ये पता चल गया होगा कि इसकी क्या क्या पॉलिसी रही होगी, जिससे इन्होंने जो है पूरे भारत में एक तरीके से व्यापार का अधिकार तो पा ही लिया, और साथ में जो है राजनीतिक क्षेत्र में भी घुस गया, और हमारे देश के राजाओं को हराया, और उनके क्षेत्रों में ही जमींदारी और जागीरदारी पाना शुरू कर दिया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, एक एक पॉइंट करके हम लोग देख लेते हैं। ये मैंने पॉइंट वाइज कर दिया है तो आपको बहुत जल्दी याद भी हो जाएगा। अपने व्यापार और कूटनीति के साथ साथ युद्धों का भी सहारा लेते थे वो, है ना, सभी से युद्ध भी करते थे, चाहे भारतीय राजा हो, चाहे पुर्तगाली हो, चाहे फ्रांसीसी हो, या फिर अदर कोई भी हो, उनसे अगर व्यापार करते हैं और व्यापार मार्ग में उन लोगों से झड़प होती है तो वहाँ पर भी युद्ध कर लेते थे वो। ठीक है, जहाँ फैक्ट्रियाँ स्थापित करता था उस जगह को पूरा पूरा कब्जा करने का कोशिश करते थे ये। ठीक है, वो चाहते थे कि पूरा पूरा ज़मीन हमें मिल जाए। फिर क्या होता था, कंपनी भारत के ताकतवर शासक से झुककर, जो मैंने 1686 की घटना बताई है ना, उससे जाके माफ़ी मांग लेते थे, जिससे हार जाते थे।
बहुत चालाक थे, बहुत ही चालाक। फिर आगे क्या करते थे कि देखिए, दक्षिण भारत में जो है आपको पता है कि विजयनगर का पतन उस टाइम हो गया था। तो अब क्या था, दक्षिण भारत में छोटे छोटे राज्य में बंटवारा हो गया और वो लोग आपस में ही लड़ते रहते थे। तो अंग्रेजों ने क्या पॉलिसी अपनाया कि आप एक राजा को साथ दीजिए और दूसरे राजा को उसके खिलाफ भड़काइए। इससे क्या होगा, जीत जिसकी भी होगी लेकिन जीत आपकी होगी। कहने का मतलब है अंग्रेजों का चित भी और अंग्रेजों का ही पट भी। ठीक है। तो इस तरीके से दक्षिण भारत में विस्तार करने में उसको बहुत आसान हो गया काम। ठीक है, उसका काम बहुत ही आसान हो गया दक्षिण भारत में। नेक्स्ट क्या था कि कंपनी चाहती थी कि भारत को जीतने के लिए, किले बनाने के लिए यहीं के व्यक्ति से पूरा खर्च दे, है ना, यहीं के व्यक्ति से पूरा पूरा खर्च ले ले। और फिर क्या था, विनम्र होकर काम को अंजाम दिया जाए, है ना, लड़ाई झगड़ा नहीं करना है। अगर अपना काम निकालना है तो पॉलिसी बनाना है ना, क्या पॉलिसी बनाना है, झुक जाओ, पैरों में गिर जाओ, गिड़गिड़ाओ, है ना, और बोलो कि हमारे लिए कर दो। ठीक है, तो ये सारी कहानियां जो है इसी से रिलेटेड है। मैंने ये जो बातें हैं ना दोस्तों, ये बिल्कुल सच थी। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो थे ईस्ट इंडिया कंपनी के, उन्होंने 1683 ईस्वी में अपने अधिकारी को, अंग्रेज अधिकारी जो मद्रास में थे, उनको ये पत्र में लिखा था कि आप वहीं के व्यक्ति से खर्चा लीजिए और वहीं के व्यक्ति से उस सारी चीज़ों को बनवाइए, चाहे आप किला बना रहे हो, चाहे फैक्ट्री बना रहे हो, कुछ भी बना रहे हो। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्या है, भारतीयों को अपना माल जो है सस्ता, मतलब भारतीय लोग जो है माल जो अंग्रेजों को बेचेंगे वो अंग्रेज लोग सस्ता मिलेंगे, और भारतीयों को अपना माल जो लाएंगे यूरोप से उसको ज़्यादा दाम में बेचेंगे। यानी कि दोनों तरफ से मुनाफा, है ना। भारतीयों से माल खरीदे कम दाम में, उसको जाके यूरोप में बेच दिए ज़्यादा दाम में। अब वहाँ का प्रोडक्ट उठा के लाए यहाँ पर और फिर उसको क्या कर दिए, जो भारतीय लोग थे उनको जो है ज़्यादा दाम पे बेच दिए। ठीक है, तो दोनों तरफ से ये रुपया कमा रहा था, यानी कि उस टाइम जो भी था, है ना, मुद्रा कमा रहा था और माला माल होते जा रहा था। कंपनी अभी तक देखिए, कंपनी ही माला माल हो रही थी। ठीक है, अभी उसका सरकार हस्तक्षेप नहीं करी है, हस्तक्षेप करेगी, आपको पता है, बहुत लेट से हस्तक्षेप करेगी। ठीक है, तो ये कंपनी जो है एकाधिकार वे में एकदम अकेला जो है पूरे साम्राज्य का आर्थिक स्थिति पे, है ना, पूरा नियंत्रण कर लिया। फिर क्या था, व्यापार नीतियां जो है भारतीय राजाओं से स्वतंत्र रखा गया। वो देखिए, कभी भी भारत के राजाओं से लड़ना नहीं चाहते थे। ठीक है, भारत में जो ताकतवर राजा थे उससे नहीं लड़ना चाहते थे, इसलिए व्यापार नीतियों को जो है ना अलग करके रखा था। उन लोगों से व्यापार करने के लिए फरमान जारी करवा लेते थे, लेकिन वो कभी नहीं चाहते थे कि वो जो व्यापार कर रहे हैं उसमें वो आके हस्तक्षेप करे। ठीक है, फिर क्या हो रहा था कि जो प्रतिद्वंदी यूरोपीय देश थे, यानी कि फ्रांस हो गया, पुर्तगाल हो गया, आपका डच हो गया, डेनिश हो गया, इन सब को जो है अपना व्यापार जो करते थे उनसे हमेशा दूर रखने का प्रयास करते थे। तो देखिए, मतलब जहाँ उसको नुकसान हो सकता है वहाँ पर क्या करते थे, वहाँ पर हमेशा वो दूरी बना के रखते थे, विनम्र हो जाते थे। ठीक है, तो यहाँ तक ये मैंने आपके लिए सेकंड क्लास रखा है दोस्तों। ठीक है, यहाँ पर मैंने बताने का प्रयास किया कि ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपनी अच्छी नीतियों की वजह से ही, अपनी अच्छी नीतियों की वजह से, हमारे लिए अच्छी नीति नहीं थी, उसके लिए अच्छी नीति थी, जिससे जो है भारत, पूरे भारत पे अपना व्यापार को फैला पाया, अपना ट्रेडिंग को फैला पाया। ठीक है, तो ठीक है दोस्तों, आज का क्लास मैं यहीं पर समाप्त करता हूँ। आगे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से जो है आपका 1616 ईस्वी में कौन आ जाएंगे, 1616 ईस्वी में दोस्तों डेनिस आ जाएंगे, उसके बाद 1664 में फ्रांस आ जाएंगे, उसके बाद फिर अंग्रेज़ों की क्या स्थिति होगी। फिर भी मैंने यहाँ पर बहुत सारी बातें तो बता ही दी है, लेकिन फ्रांसीसियों से किस तरीके से लड़ाई होती है, फिर वो किस तरीके से जो है फ्रांसीसियों को धीरे धीरे हरा कर जो है ना उनके क्षेत्रों में भी राज करना लगता है। ठीक है, ये सारी बातें हम लोग आगे देखेंगे,
है ना, ईस्ट इंडिया कंपनी से संबंधित। ठीक है, तो आज का क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप लोगों को मेरा ये क्लास बहुत अच्छा लगा होगा। दोस्तों, आप सभी को अगर हम लोगों का वीडियो बहुत पसंद आता है तो आप क्या करेंगे ना, आपको और इसका अगर पीडीएफ चाहिए तो आप S4G के टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जहां आज के डेट में 16-17 हज़ार के क्या कहते हैं सब्सक्राइबर हो गया है दोस्तों। और अगर आपको और अच्छे अच्छे इनके कोर्स चाहिए, आपको इनका बुक चाहिए, तो आप सभी जो है गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे और वहाँ पर हमारा एप्लीकेशन स्टडी फॉर गोल्स एंड प्रिपेयर फॉर गवर्नमेंट इंस्टॉल करेंगे, तो आपको बहुत सारे छूट भी मिलेंगे दोस्तों। ठीक है, आज यहीं तक रखते हैं, धन्यवाद। और आपको अगर हमारा वीडियो बहुत पसंद आ रहा है, प्लीज़ 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 सब्सक्राइब करेंगे, प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे। यही सब्सक्रिप्शन जो है दोस्तों हम लोगों के लिए प्रेरणा स्रोत है। आप लोग अगर इसको सब्सक्राइब करते रहेंगे तो वो हमारा मोटिवेशन होगा। चलिए, अब चलिए, धन्यवाद।